हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अमराबा टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो अमराबा टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है। ये जो अमराबा टाइगर रिजर्व है वो हमारे इंडिया में जो भी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है उनमें से एक है। अमराबा टाइगर रिजर्व के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले 1983 में इस एरिया को एज ए सेंचुरी नोटिफाई किया गया था। 2014 में आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश स्टेट का बाइफर्केशन देखने को मिला और उसके बाद में ये एरिया जो है वो तेलंगाना स्टेट में आ गया। फिर 2015 में इस एरिया को एज ए टाइगर रिजर्व जो है वो नोटिफाई किया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में अमराबा टाइगर रिजर्व न्यूज में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर 10 टाइगर कब्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इनिशिएटिव जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस इनिशिएटिव के इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस इनिशिएटिव में जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हैं उनके लिए हम एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर उनको ज्वाइन करवाते हैं। और इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जहाँ पर लगता है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है तो सबसे पहले उस न्यूज़ की इमेज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। उस न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको वहाँ पर बताई जाएंगी, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ में मान लो कोई मैप एरिया न्यूज़ में है तो उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी मैपिंग एरिया है उसका मैप भी साथ ही साथ में आपके साथ में शेयर किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस इनिशिएटिव का ये देखने को मिलता है कि करंट अफेयर्स को जब हम उस न्यूज़ के साथ में लिंक करके स्टडी करते हैं, हमें पता होता है कि ये न्यूज़ जो है, ये करंट अफेयर जो है वो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो उस करंट अफेयर को याद करना जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, तो इस इनिशिएटिव का जो वीडियो है वो अवेलेबल है चैनल पर, आप जाकर के उसको विजिट कीजिए ताकि इसके जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको और अच्छे से पता चल पाए। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक अवेलेबल है। 89 रुपीज़ पर मंथ इस प्रोग्राम के चार्जेज हैं। ओके, सब्सक्राइब के पास में जो ज्वाइन बटन है वहां पर इसको ज्वाइन नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है डिकोडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इनिशिएटिव करंट अफेयर्स के नाम से। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन बटन से ज्वाइन किया है तो उस वहां से आपको ज्वाइन नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है वहां जाकर के आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे। ओके, द हिंदू को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो द हिंदू के फ्रंट पेज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि वो कोर्ट जाएंगे क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो भी बिल पास किए हैं उनको पास नहीं कर रहे हैं ताकि वो एज ए एक्ट बन पाए और उनको जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन एक्ट के उनके अकॉर्डिंग काम किया जा सके। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबसे इस बात को लेकर के डिस्कशन कर रही है। देखो ये जो इशू है ना वो पहली बार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु स्टेट में इस तरीके के प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इससे पहले कुछ टाइम पहले हमने देखा कि तेलंगाना स्टेट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके के इशू को लेकर के गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो गवर्नर है उनको जो भी बिल उनके पास में आते हैं उनको जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल जो है उन बिल को उन्हें पास किया जाना चाहिए। ओके, ये क्लियरली बात बोली गई। लेकिन यहाँ के जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो जुडिशरी के इस पॉइंट के बेसिस पर कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं और यहाँ के जो तमिलनाडु स्टेट के जो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर जो हैं उन्होंने चार्जेस लगाए हैं वहाँ के गवर्नर के ऊपर कि मिस्टर रवि जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो कॉन्वोकेशन जो प्रोसीजर है वो डिले हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर हैं जो भी उनसे रिलेटेड जो बिल्स हैं उनको पास नहीं कर रहे हैं।
ओके। तो एक गवर्नर की जो पोस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग पोस्ट है और ये प्रेजेंट टाइम में इशू नहीं है। जब से अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो कुछ टाइम के बाद में इस तरीके का कन्फ्लिक्टिंग इशू जो है वो देखने को मिल गया था। बेसिक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल जो टसल होती है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज जो हैं वो रूल कर रही हैं तो मैक्सिमम इशू जो हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे हम गवर्नर के बारे में जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो पहला रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया कि गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनके बीच में जो टसल होता है उसका एक बेसिक रीजन होता है पॉलिटिकल रीजन। ओके। सेकेंड अगर हम बात करें, देखो जो गवर्नर है ना कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लेकर के कुछ प्रोविजन है, गवर्नर के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में आर्टिकल 163 एक बात बोलता है कि जो स्टेट जो है वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नर अपने काम को कंप्लीट करेगा। ओके। मतलब सीधी सी बात है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं जो भी अपनी एड दें जो भी अपनी एडवाइस दें गवर्नर को उनके अकॉर्डिंग गवर्नर को काम करना होता है। हालांकि गवर्नर के पास में अभी हमने देखा कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, इनके अकॉर्डिंग जो गवर्नर जो है वो कुछ पॉइंट के ऊपर अपने लेवल पर काम कर सकता है। जैसे कि गवर्नर जो है मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया तो उस बिल को जो है वो गवर्नर अपने पास में रिजर्व कर सकता है ताकि वो प्रेसिडेंट को उसको लेकर के कंसिडरेशन के लिए भेज सके। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। दूसरा ये होता है कि आर्टिकल 356 के बेसिस पर जो गवर्नर जो है वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट रूल के लिए। तीसरा अगर हम देखें तो मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है। कब? जब उसको लगे कि जो गवर्नमेंट है उसके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में उसने अपना कॉन्फिडेंस को खो दिया है। तो ये सारी गवर्नर की जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। अब देखो कुछ केसेज में टाइम टू टाइम जुडिशरी ने अलग अलग बात बोली है। जैसे कि एक केस की हम बात करेंगे, 1974 में एक केस हुआ जिसको बोलते हैं शमशेर सिंह केस वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाउंड है। ओके। तो अभी हमने फ्रंट पेज पर क्या डिस्कस किया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बिल पास कर रही है और यहाँ पर जो बिल पास किया जा रहा है उसको गवर्नर जो है उसको भी पास किया जाना चाहिए ताकि वो बिल जो है वो एज ए एक्ट बन पाए। ओके। तो ये ही तो मेजर जो टसल जो है गवर्नर और स्टेट जो असेंबली होती है उनके बीच में एक मेजर टसल जो है वो यही होता है कि बिल जो है वो गवर्नर उसको पास नहीं करता है, काफ़ी लंबे टाइम तक अपने पास में होल्ड करके रखता है। तो जिसकी वजह से जिन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो बिल लाया गया था वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अब देखो गवर्नर की जो पोस्ट है इसको लेकर के टाइम टू टाइम अलग अलग कमीशन जो है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भी दी। जैसे कि 1969 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है ARC कमीशन जो है उन्होंने ये बोला था कि वो पर्सन मतलब नॉन पार्टीशन पर्सन जो है जिन्होंने काफ़ी लंबा जिनके पास में एक्सपीरियंस हो पब्लिक लाइफ का एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्हीं पर्सन को गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये किसने बोला? ARC कमीशन ने बोला 1969 में कि वो पर्सन जो पॉलिटिक्स से रिलेशन ना हो, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेशन हो उस पर्सन का, उसको एज ए गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाना चाहिए। इसके बाद में 1988 में एक कमीशन आया, कमीशन का नाम है सरकारिया कमीशन और इस कमीशन ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के कि गवर्नर जो है उसका अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन, मतलब स्टेट में किसी भी स्टेट में किसी गवर्नर को अपॉइंट करना है तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उससे कंसल्टेशन होना जरूरी होना चाहिए। दूसरा ये बोला गया कि गवर्नर जो है जिस स्टेट में अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट से बाहर का होना चाहिए ताकि वहाँ की पॉलिटिक्स में वो अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। तीसरा ये भी बोला गया
कि ऐसा पर्सन जिसका डायरेक्टली पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन ना हो उसको जो है वो गवर्नर बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूलिंग पार्टी जो है उससे भी गवर्नर का कोई रिलेशन ना होना चाहिए। ये सारी बातें रिकमेंडेशन दी गई किसके द्वारा, ये दी गई सरकारिया कमीशन के द्वारा 1988 में। तो सजेशन ये है कि देखो गवर्नर को लेकर के टाइम टू टाइम जो रिकमेंडेशन दी गई है उनके अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए, ताकि ये स्टेट असेंबली और साथ ही साथ में अगर हम बात करें जो गवर्नर की जो पोस्ट है उसके बीच में जो टसल है वो काफी कम देखने को मिल सके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो हमारे इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के कुछ बात बोली है कि देखो 2030 तक हमारी जो भी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.5 to 7% तक देखने को मिलेगी। ओके, साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर कुछ इनिशियली कुछ असेसमेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नॉर्मली तो 6.5 to 7% तक, और अगर स्लाइटली कुछ चेंज देखने को मिला तो 7% से अप जो है वो जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट टाइम में है वी अनंता नागेश्वरन। मेन इनका काम होता है जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है ईयरली उसको ये प्रिपेयर करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हमारे इंडिया में किस तरीके की देखने को मिल रही है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम ये बात कर लेते हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, और हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो कौन थे, तो वो थे जे अंजारिया। ये नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। और 1961 में जो है 1956 to 1961 जो है इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर जो है वो ली थी, और उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के मिनिस्टर ने इम्पोर्टेंट बात ये बोली है कि गवर्नमेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करेगी अगर हमें लगता है कि जो यूजर्स हैं उनको ये नुकसान पहुंचा रहा है। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या देखने को मिला कि चैट जीपीटी से रिलेटेड जो पर्सन है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन, वो इंडिया की विजिट पर उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में सैम अल्टमैन जो है जो सीई हैं ओपन एआई के, जिन्होंने चैट जीपीटी को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो उन्होंने इंडिया की विजिट की और उन्होंने ये बोला है कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबली लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर यूजर्स को ये इफेक्ट करेगी तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो न्यूज़ पेज पर है और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो अभी उड़ीसा में जो स्टेट इशू देखने को मिला, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसेबल्ड हो गए हैं, उनके हाथ पैर जो हैं वो कट गए हैं। तो यहाँ पर जयपुर फुट के जो मेकर्स हैं उन्होंने ऑफर किया है कि जो भी पर्सन जिनके बिलो द नी जो उनके लेग जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं तो उनको हम जयपुर फुट जो हैं वो फ्री प्रोवाइड करेंगे। देखो ये जयपुर फुट जो होता है ना, इसको जयपुर लेग के नाम से भी जानते हैं, और एक तरीके से नी से नीचे अगर पाँव में दिक्कत है तो इसको लेकर के ये प्रोस्थेटिक लेग जो है वो लगाया जाता है ताकि पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को इजीली जी सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको कब बनाया गया था तो 1968 में पी के सेठी जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, और इसके अलावा रामचंद्र शर्मा जो हैं उन्होंने मिलकर के इसको डेवलप किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो ये बालासोर में जो इशू देखने को मिला, अब रेलवे जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जो भी उनका ट्रेनिंग जो भी उनका स्टाफ है उन सबको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए और एक तरीके से फोकस किया जाए ट्रेनिंग के ऊपर, ताकि जो इस तरीके के इशू जो हैं वो दोबारा से देखने को ना मिले।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है तो WHO ने एक रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कब किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है। इन्होंने ये बोला है कि जल जीवन मिशन के बेसिस पर जो हम पाइप्ड वाटर की अवेलेबिलिटी करवाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में, और 2024 तक जो हमने टारगेट रखा है कि जो भी हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पर हम इजीली अवेलेबल करवा पाएंगे पाइप्ड वाटर कनेक्शन। तो उसको लेकर के WHO ने बोला है कि इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हम 100% कवरेज करेंगे, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 2024 तक हम इजीली कवर कर लेंगे 100%, तो यहाँ पर WHO ने बोला है कि इसकी वजह से 4 लाख लोग जो हैं वो डायरिया डेथ से बच जाएंगे। मतलब अगर आप डिस्टेंट एरिया से या ओपन एरिया से लोग वाटर को कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज जो है वो उनको ट्रैप कर रहे थे, बहुत सारे इशू जो है वो उनको देखने को मिल रहे थे। ओके, तो यहाँ पर फोकस किया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे इंडिया का जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 5 स्टेट्स, जिसमें गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा एंड पंजाब, और 3 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ये पहले अलग अलग यूटी थे, इनको फिर आपस में मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और पुदुचेरी जो है यहाँ पर 100% कवरेज, मतलब यहाँ पर 100% वाटर की कनेक्टिविटी दी गई है हर हाउस होल्ड को। हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर 98.87%, बिहार जो है वहाँ पर 96.30%, और मतलब जल्दी यहाँ पर भी जो है वो क्या अचीव कर लिया जाएगा, ये जो पाइप्ड वाटर कनेक्टिविटी है वो जल्दी अचीव कर ली जाएगी। अब देखो इस रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है, आप सैनिटेशन पे जितना रुपए खर्च करोगे, एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन सैनिटेशन इंटरवेंशन गिव्स ए $4.3 क्या देती है, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट। मतलब जितना ज़्यादा आप सैनिटेशन पे खर्चा करोगे उतना कम खर्चा आपको हेल्थ सेक्टर पर करना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और यहाँ पर देखो एक बात और बोली गई है कि अगर हम बात करें तो पहले हमारे इंडिया में कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी थी, तो करंटली अबाउट 12.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड और 62% हैव पाइप्ड वाटर कनेक्शन, अप फ्रॉम 3.2 करोड़ और अबाउट 16.6% फ्रॉम 2019 व्हेन द स्कीम वाज लॉन्च। जब ये जल जीवन मिशन जो लॉन्च किया गया था तब उस टाइम सिर्फ हमारे इंडिया में 3.2 करोड़ ऐसी फैमिली थी जहां पर वाटर पाइप्ड वाटर की कनेक्टिविटी थी। अब ये जो जल जीवन मिशन जो स्कीम है, अब इसमें गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से, अगर हम बात करें किस तरीके से फोकस कर रही है, तो सेंटर और स्टेट जो है वो यहाँ पर 50-50% अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जैसे कि नॉर्मल जो स्टेट है वहाँ पर 50% स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है इस स्कीम में और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। लेकिन हिमालयन जो स्टेट हैं और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं वहाँ पर 90-10 का रेशियो है। 90% खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। और अगर हम बात करें यूटीज़ की, यूनियन टेरिटरीज की, तो वहाँ पर 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये जो जल जीवन मिशन है इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और ये मिनिस्ट्री जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये बेसिक फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और 2024 तक ऑल हाउस होल्ड जो है उनको पाइप्ड वाटर कनेक्टिविटी जो है इस प्रोग्राम के अंडर दी जाएगी। तो ये बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक मेंस मॉड्यूल को लेकर के भी। जो भी स्टूडेंट्स अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर
अपना ऐसे जो है उसको परफेक्ट लेवल पर तैयार करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। इसके कंप्लीट प्रोग्राम की जो फी है वो 2500 रुपीज़ इसके रहेंगे और इसमें मंडे टू फ्राइडे जो है डेली बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उनके आंसर लिख के दे भेजने हैं और इसमें इन 2 क्वेश्चंस को लेकर के जो हिंट है वो प्रोवाइड करेंगे। प्रद्युमन सर जो हैं वो आपको अपना गाइडेंस जो है वो इस प्रोग्राम में देंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस जो आप आंसर सेंड करोगे उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप डाल सकते हो ये सारी बेसिक बातें आपको बताई की जाएगी और साथ ही साथ में ऐसे जो है उसकी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आप इस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। जल्द ही इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।